अध्याय 16। कुछ दिनों बाद बिना किसी चिंता के वे घास के मैदान के दूसरी तरफ स्थित ओक के घने जंगल से होते हुए एक साथ आगे बढ़े। वे घास के मैदान को पार करने वाले थे और वहां जहां ऊंचा ओक का पेड़ खड़ा था वे अपने सामान्य रास्तों पर वापस आ जाएंगे। उनके आगे की झाड़ियां हल्की हो गई थीं और वहां वे रुक गए और बाहर झांकने लगे। वहां ओक के पास लाल रंग की कोई चीज हिल रही थी। वह कौन हो सकता है? बाम्बी फुसफुसाया। मुझे लगता है कि यह रोनो या करुस होगा, फालिन ने सोचा। बाम्बी को इस पर संदेह हुआ। अब वे मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करते। बाम्बी ने और ध्यान से देखा। नहीं, उसने फैसला किया, वह करुस या रोनो नहीं है। वह कोई अजनबी है। फालिन ने सहमति जताते हुए कहा। वह आश्चर्यचकित और बहुत उत्सुक था। तुम सही कह रहे हो, एक अजनबी, मैं भी अब ये देख सकता हूँ। अजीब है, उन्होंने देखा, वह बहुत लापरवाह लगता है। फालिन ने पुकारा। बेवकूफ, बाम्बी ने कहा, वह सचमुच बेवकूफ है। वह एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है, मानो कोई खतरा ही न हो। चलो वहाँ चलते हैं, फालिन ने सुझाव दिया। वह बहुत उत्सुक थी। ठीक है, बाम्बी ने जवाब दिया, चलो चलें। मैं इस लड़के को करीब से देखना चाहता हूँ। वे कुछ कदम आगे बढ़े, लेकिन फिर फालिन हिचकिचाया। लेकिन अगर वह तुमसे लड़ना चाहे तो वह मजबूत है। बाम्बी ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया और तिरस्कार भरी नजर से देखा। देखो उसका सिर कितना छोटा है। मुझे उससे क्यों डरना चाहिए? वह बड़ा और मोटा है, लेकिन मजबूत है। मुझे नहीं लगता। बस मेरे साथ आओ। वे चले गए। घास के मैदान के उस पार दूसरा हिरन घास काटने में व्यस्त था और जब तक वे घास के मैदान में काफी दूर नहीं आ गए तब तक उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह तुरंत उनसे मिलने के लिए बाहर भागा। उसने खुशी से चंचल छलांग लगाई और फिर से बहुत ही बच्चों जैसा लग रहा था। बाम्बी और फालिन हैरान थे और उसका इंतजार कर रहे थे। अब वो बस कुछ ही कदम दूर था। उनकी तरह वो भी स्थिर खड़ा था। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? बाम्बी ने अपना सिर नीचे झुका लिया था, युद्ध के लिए तैयार। क्या तुम हमें जानते हो? उसने जवाब दिया। अजनबी ने उसे बीच में टोका। लेकिन बाम्बी, उसने पुकारा, पूरी तरह से चेतावनी देते हुए लेकिन भरोसा करते हुए। जब बाम्बी ने अपना नाम सुना तो वह झिझक गया। इस आवाज की ध्वनि ने उसके दिल में किसी तरह की याद को जगा दिया, लेकिन फालिन ने बिना देर किए अजनबी से मिलने के लिए आगे बढ़ा। गोबो, उसने चिल्लाया और फिर चुप हो गई। वह बिना कुछ बोले, बिना हिले डुले वहीं खड़ी रही। उसकी सांस पूरी तरह से बंद हो गई थी। फालिन, गोबो ने धीरे से कहा, फालिन, बहन, तुम मुझे पहचानती हो? वो उसके पास गया और उसके मुंह पर चूमा। अचानक उसके गालों पर आंसू बहने लगे। फालिन भी रो पड़ी और वह बोलने में असमर्थ हो गई। लेकिन गोबो, बाम्बी ने शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी और वह बहुत उत्साहित था। वह गहराई से प्रभावित था और हद से ज्यादा हैरान था। गोबो, क्या तुम मर नहीं गए? गोबो हंसा। तुम देख सकते हो, है न? मुझे लगता है कि ये देखना आसान है कि मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन उस समय बर्फ में, बाम्बी ने जोर दिया। उस समय गोबो ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। उस समय ये वही था जिसने मुझे बचाया था। और तुम इतने समय तक कहाँ थे? फालिन ने अब आश्चर्य से पूछा। गोबो ने उत्तर दिया, उसके साथ। मैं इस पूरे समय उसके साथ रहा हूँ। वह चुप हो गया। फालिन और बाम्बी को देखा और उनके असहाय आश्चर्य को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर उसने कहा, हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे कई नए अनुभव हुए हैं यहाँ अपने जंगल में आप सभी के अनुभवों से भी ज्यादा। ये थोड़ा घमंड भरा लग रहा था, लेकिन उन्होंने अभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वे अपने आश्चर्य की विशालता से बहुत अभिभूत थे। हमें उनके बारे में बताओ। फालिन ने खुद को नियंत्रित न कर पाने के कारण कहा। ठीक है, गोबो ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, मैं तुम्हें उनके बारे में दिन भर बता सकता हूँ, पर सब कुछ नहीं बता सकता। बाम्बी ने जोर देकर कहा, तो फिर हमें बताओ। गोबो फालिन के पास गया और गंभीर हो गया। क्या माँ अभी भी जीवित है?
उसने डरते डरते और धीरे से पूछा। हाँ, फालिन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, वह जीवित है। हालांकि मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा है। मैं अभी जाकर उससे मिलना चाहता हूँ। गोबो ने कहा, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? और वे चले गए। पूरे रास्ते वे चुप रहे। बाम्बी और फालिन गोबो की अपनी मां को देखने की बेसब्री को महसूस कर सकते थे और इसीलिए उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। गोबो तेजी से आगे बढ़ा और कुछ नहीं बोला। उन्होंने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया, सिवाय इसके कि कभी-कभी जब वह अंधाधुंध तरीके से किसी ऐसी जगह से भागता था जहां रास्ते मिलते थे, हमेशा सीधे आगे की ओर भागता था, या जब अचानक जल्दबाजी में वह दूसरी दिशा में भागता था, तो वे उसे चुपचाप बुलाते थे। इस तरफ बाम्बी फुसफुसाता था या फालिन कहता था, नहीं, अब ये यहीं से होकर जाता है। कई बार उन्हें चौड़ी खुली जगहों से होकर गुजरना पड़ा। उन्होंने देखा कि गोबो कभी पेड़ों के किनारे पर नहीं रुकता, कभी भी ये देखने के लिए इधर उधर नहीं देखता कि वो खुले में जाने से पहले सुरक्षित है या नहीं। वह बिना किसी सावधानी के बस वहां से भाग जाता। जब भी ऐसा होता तो बाम्बी और फालिन एक दूसरे को आश्चर्य से देखते, लेकिन वे कुछ नहीं कहते और झिझकते हुए गोबो के पीछे चले जाते। उन्हें इस तरह से काफी देर तक इधर उधर भटकना पड़ा, खोजते हुए और ऊपर नीचे जाते हुए। गोबो को अचानक ही वे रास्ते याद आ गए जिनका इस्तेमाल उसने बचपन में किया था। उसने उन्हें आश्चर्य से देखा और उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि बाम्बी और फालिन उसे उन तक ले आए थे। उसने उनकी तरफ देखा और कहा, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? देखो मैं यहाँ तक पहुँचने में कितना अच्छा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वे बस एक बार फिर एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ही देर बाद वे पत्तेदार झाड़ियों में एक छोटे से कमरे में पहुँचे। यहाँ, फालिन ने पुकारा और उसमें घुस गई। गोबो उसके पीछे गया और फिर रुक गया। ये वही कमरा था जहाँ वे दोनों पैदा हुए थे, जहाँ वे अपनी माँ के साथ छोटे बच्चों की तरह रहते थे। गोबो और फालिन ने एक दूसरे की आंखों में ध्यान से देखा। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। फालिन ने अपने भाई के होठों को धीरे से चूमा, फिर वे जल्दी से आगे बढ़ गए। उन्होंने ऊपर नीचे जाने में शायद 1 और घंटा बिताया। सूरज टहनियों के बीच से चमकता हुआ और भी चमकीला होता गया, जंगल और भी शांत होता गया। लेटने और आराम करने का समय आ गया था। हालांकि गोबो को थकान महसूस नहीं हुई। वह जल्दी से आगे बढ़ा, अपनी अधीर उत्तेजना के कारण भारी सांस ली और बिना किसी योजना के चारों ओर देखा। जब एक नेवला लंबी घास से निकलकर उसके नीचे से गुजरा तो वह चौंक गया। वह लगभग उन तीतरों पर पैर रखने ही वाला था जो जमीन पर दबे हुए थे, और जब वे जोर से पंख फड़फड़ाते हुए उसके सामने उड़े और उसे भगा दिया तो वह बहुत घबरा गया। बाम्बी इस बात से हैरान था कि वह हर चीज से कितना अपरिचित लग रहा था और कैसे वह अंधा होकर आगे बढ़ रहा था। गोबो रुक गया और उन दोनों की ओर मुड़ा। हम उसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उसने हैरानी से कहा। फालिन ने उसे शांत किया। हम जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे, उसने भावुक होकर कहा। अब ज्यादा समय नहीं है, गोबो। उसने उसकी ओर देखा। वह एक बार फिर उसी निराश भाव में था जिसे वह अच्छी तरह से जानती थी। क्या हमें उसे बुलाना चाहिए? उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या हमें फिर से बुलाना शुरू कर देना चाहिए, जैसे हम बचपन में करते थे? बाम्बी चलता रहा, बस कुछ कदम, और फिर उसे आंटी एना की एक झलक दिखी। वह पहले से ही आराम करने के लिए लेट गई थी और बहुत पास में ही एक हेजेल झाड़ी की छाया में बिना हिले डुले लेटी थी। आखिरकार, उसने खुद से कहा। उसी समय गोबो और फालिन आ गए। वे तीनों एक दूसरे के पास खड़े हो गए और एना की ओर देखने लगे। उसने चुपचाप अपना सिर उठाया और नींद में उनकी ओर देखा। गोबो ने कुछ हिचकिचाते हुए कदम आगे बढ़ाए और धीरे से पुकारा, माँ। मानो बिजली के झटके से उसे उठा लिया गया हो। एना अब लेटी नहीं थी बल्कि अपने पैरों पर खड़ी थी और खड़ी थी जैसे कि उसे अपनी जगह पर पक्का कर लिया गया हो। गोबो जल्दी से उसके पास गया। माँ, उसने फिर से बोलना शुरू किया। वह बोलना चाहता था लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसकी माँ ने उसकी आंखों में ध्यान से देखा। वह कम अकड़न के साथ खड़ी होने लगी। वह इतना कांप रही थी कि एक के बाद एक लहरें उसकी पीठ और कंधों पर से गुजर रही थीं।
उसने कोई सवाल नहीं पूछा, उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा, न ही जो कुछ हुआ था उसका कोई विवरण मांगा। धीरे धीरे उसने गोबो के होठों को चूमा, उसके गालों को, उसकी गर्दन को चूमा, बिना रुके उसने उसे अपने चुंबनों से धोया, ठीक वैसे ही जैसे उसने उसे जन्म देते समय किया था। बाम्बी और फालिन चले गए थे।